चलिए तो आज का टॉपिक शुरू करते हैं। आज हम पढ़ेंगे वेग के बारे में। अब वेग क्या होता है देख लेते हैं। तो ये वेग क्या होता है, तो जो हम चाल के लिए पढ़े हैं वही वेग के लिए भी पढ़ेंगे। तो वेग क्या होता है, तो हमने चाल क्या पढ़ा, चाल पढ़ा था दूरी बटा समय। चाल क्या हुआ था, दूरी बटे समय। तो चाल और वेग दोनों एक ही चीज़ है। चाल और वेग दोनों एक ही चीज़ है। अंतर बस यहाँ पर चाल में अगर हम दूरी का प्रयोग करेंगे तो वेग में हम विस्थापन का प्रयोग करेंगे। वेग में हम किसका प्रयोग करेंगे, विस्थापन का। बाकी सब चीज़ ऐसे ही रहेगा। तो चाल और वेग दोनों क्या है, सेम है। अंतर क्या है, बस थोड़ा सा अंतर है। अंतर ये है कि ये कैसी राशि है, ये सदिश राशि है और चाल कैसी राशि है, तो चाल है अदिश राशि। चाल है अदिश राशि। तो वेग को हल करते समय हम दूरी की जगह पर विस्थापन रखेंगे और बाकी सब चीज़ तो एक सेम ही है। वेग कैसी राशि है, सदिश, और चाल कैसी राशि है, अदिश। तो इसकी मैं परिभाषा लिख दे रहा हूँ। वेग की परिभाषा, तो किसी वस्तु द्वारा एकांक समय में तय किया गया विस्थापन वेग कहलाता है। ठीक है। तो किसी वस्तु द्वारा एकांक समय में तय किया गया विस्थापन क्या कहलाता है, वेग। तो वेग के लिए क्या बन जाएगा, एकांक समय। तो ये हो जाएगा एकांक समय, और एकांक समय में तय किया गया विस्थापन। एकांक समय में तय किया गया विस्थापन क्या कहलाता है, वेग। तो वेग बराबर क्या हो जाएगा, विस्थापन बटा समय। वेग बराबर विस्थापन बटा समय। इसे किससे दिखाया जाता है, तो इसे वेक्टर भी से दिखाया जाता है। वेक्टर भी, ये भी के ऊपर तीर का निशान लग गया है। तो ये तीर का निशान क्या बताता है, तीर का निशान बताता है सदिश राशि को। तीर का निशान किसको बताता है, सदिश राशि को। अगर कोई भी राशि है उसके ऊपर अगर तीर का निशान लग गया तो वो राशि सदिश राशि कहलाएगी। तो इसको हम सॉल्व करते समय नॉर्मली हम भी समझेंगे, ठीक है। जब सॉल्यूशन करते समय हम इसको क्या समझेंगे, भी, ठीक है। तो चाल, इसे हम चाल भी कहते हैं और इसे हम वेग भी कहेंगे, ठीक है। अंतर क्या रहेगा, तो यहाँ पर ये इसके ऊपर वेक्टर का निशान लग जाएगा और ये नॉर्मली ऐसा है। लेकिन हम जब सॉल्व करेंगे तो दोनों के लिए हम भी का ही प्रयोग करेंगे, ठीक है। दोनों के लिए हम किसका प्रयोग करेंगे, भी के लिए। चलिए तो आगे देखते हैं। इसका मात्रक क्या हो जाएगा, तो मात्रक हो जाएगा, तो इसको आगे कैसे दिखा सकते हैं, तो भी इज इक्वल टू, विस्थापन को हम किससे दिखाते हैं, विस्थापन भी सदिश राशि है, तो विस्थापन को हम इस एस से दिखाएंगे और बटे टी। तो डेल्टा भी इज इक्वल टू डेल्टा एस बाई टी। इसके मात्रक की बात की जाए तो मात्रक क्या होता है, तो मात्रक होगा मीटर प्रति सेकेंड या किलोमीटर प्रति घंटा। ये इसका मात्रक हो जाएगा। तो वेग समझ में आया क्या होता है। वेग और चाल दोनों एक ही चीज़ होता है। थोड़ा सा अंतर होता है कि वेग सदिश राशि है और चाल अदिश राशि है। चाल में हम दूरी का प्रयोग करेंगे और वेग में हम विस्थापन का प्रयोग करेंगे। बाकी सभी चीज़ें वैसे ही रहेंगी, ठीक है। इसका मात्रक और चाल का मात्रक दोनों सेम है, ठीक है। आइए देखते हैं कि वेग के कितने प्रकार होते हैं। वेग के प्रकार देखते हैं।
अब अगला टॉपिक है वेग के प्रकार। वेग के प्रकार। तो वेग कितने प्रकार का होता है? तो वेग 2 प्रकार का होता है। जो हमने चाल के लिए पढ़ा था वही चीज़ वेग के लिए भी पढ़ेंगे। पहला क्या होगा? पहला है समान वेग और दूसरा क्या है? परिवर्ती वेग। परिवर्ती वेग। दूसरा क्या है? परिवर्ती वेग। मैं वेग की परिभाषा लिख दे रहा हूं। तो किसी वस्तु द्वारा समान समय अंतराल किसी वस्तु द्वारा समान समय अंतराल में तय किया गया समान विस्थापन। किसी वस्तु द्वारा एकांक समय में तय किया गया समान विस्थापन क्या कहलाता है? समान वेग कहलाता है। तो समान वेग कहलाता है। इसका फार्मूला क्या हो जाएगा? तो v इज इक्वल टू वेक्टर s बाई टी। अब इसको कैसे समझते हैं? तो जैसे मान लेते हैं कि हम यहाँ पर 3 घंटा, ये वाला अंतराल भी 3 घंटा, ये वाला अंतराल भी 3 घंटा और ये वाला अंतराल भी 3 घंटा। तो 3 घंटे में इसने 6 किलोमीटर की दूरी तय की। अगले 3 घंटे में 6 किलोमीटर की दूरी तय की। अगले 3 घंटे में 6 किलोमीटर की दूरी तय की और अगले 3 घंटे में 6 किलोमीटर की दूरी तय की। तो यहाँ समय सभी जगह बराबर है और दूरी भी बराबर है। दूरी नहीं बोलेंगे, विस्थापन बोलेंगे। तो समय बराबर है और विस्थापन भी बराबर है। तो इसको हम कह सकते हैं कि ये जो आपका वेग है वो समान वेग है। तो परिभाषा क्या है? परिभाषा ये है कि किसी वस्तु द्वारा समान समय अंतराल में, यहाँ पे हर जगह समान समय अंतराल है और दूरी भी समान है, तो इसको हम बोलेंगे समान वेग कहलाता है। अब परिवर्ती वेग देखते हैं क्या होता है। तो परिवर्ती वेग मतलब ये होता है कि किसी वस्तु द्वारा समान समय अंतराल में तय किया गया भिन्न भिन्न ठीक है, भिन्न भिन्न विस्थापन क्या कहलाता है? परिवर्ती वेग कहलाता है। इसको समझते हैं। तो किसी वस्तु द्वारा समान समय अंतराल में तय किया गया भिन्न भिन्न विस्थापन। जैसे मान लेते हैं कि अगर समय देखा जाए तो समय हर एक अंतराल में सेम है। ये 3 घंटा, ये भी 3 घंटा, ये भी 3 घंटा और ये भी 3 घंटा। पहले वाले 3 घंटे में इसने 4 किलोमीटर की विस्थापन को तय किया। उसके बाद से अगले वाले में 5 किलोमीटर के विस्थापन को तय किया। अगले वाले में 8 किलोमीटर विस्थापन को तय किया। फिर उसके अगले वाले में 2 किलोमीटर का विस्थापन तय किया। हो सकता है यहाँ पे चलना शुरुआत किया है तो 4 किलोमीटर चला है, उसके बाद से यहाँ से इसकी स्पीड बढ़ गई होगी और यहाँ से थोड़ा सा और ज़्यादा बढ़ गई होगी स्पीड। और यहाँ स्पीड नहीं बोलेंगे, यहाँ हम वेलोसिटी बोलेंगे, वेग। ठीक है। तो इस वाले अंतराल में 4 किलोमीटर चला है, इस वाले अंतराल में 5 किलोमीटर चला है और इस वाले अंतराल में 8 किलोमीटर चला है, इस वाले अंतराल में 2 किलोमीटर चला है। ठीक है। तो यहाँ देख सकते हैं कि समय अंतराल तो समान है परंतु जो विस्थापन है वो अलग अलग है। तो जब विस्थापन अलग अलग है और समान समय अंतराल है तो इस चीज़ को हम बोलेंगे परिवर्ती वेग।
ये कौन सा वेग हो जाएगा? परिवर्ती वेग। अब परिवर्ती वेग के कितने प्रकार होते हैं? तो परिवर्ती वेग के 2 प्रकार होते हैं, यहाँ पर देखा जाएगा। मैं इसको हटा दे रहा हूँ। परिवर्ती वेग के 2 प्रकार होते हैं। कितना? 2 प्रकार। कौन कौन सा होता है? तो एक होता है औसत वेग, औसत वेग। एक होता है औसत वेग, औसत वेग। तो औसत वेग का मतलब क्या होता है? कुल विस्थापन बटे कुल समय। तो कुल विस्थापन बटे कुल समय। ठीक है। तो औसत वेग को हम किससे दिखाएंगे? तो ये इसका औसत वेग हो जाएगा। औसत वेग का मतलब होता है कि कुल विस्थापन बटे कुल समय। अब अगला है तात्क्षणिक। अगला क्या है? तात्क्षणिक वेग। तात्क्षणिक वेग। तो तात्क्षणिक वेग का मतलब ये होता है कि हम यहाँ पर जो समय है इसको बहुत ही कम करने वाले हैं। तो समय को कम कर देंगे तो दूरी हमें बहुत कम मिलेगी। तो इस चीज़ को कैसे दिखाया जाएगा? तो ये हो जाएगा वेक्टर भी इज इक्वल टू, यहाँ पर समय को कम किया जाएगा तो लिमिट लगाया जाएगा। तो ये हो जाएगा लिमिट डेल्टा टी टेंडिंग टू जीरो। इसका मतलब ये होता है कि समय जो है जीरो की तरफ है। समय क्या है? जीरो की तरफ है। समय बिल्कुल कम है। ठीक है, समय क्या है? बिल्कुल कम है। तो जब समय कम है तो ये जो विस्थापन है बहुत कम होगा। तो डेल्टा एस बाई डेल्टा टी। अब इसको हम क्या लिख सकते हैं? अगर इसको सूक्ष्म कर दिया गया है, समय को कम कर दिया गया है, तो ये चीज़ को हम लिख सकते हैं डी एस बाई डी टी। डी एस बाई डी टी। तो वेक्टर भी इज इक्वल टू डी एस बाई डी टी हो सकता है। ठीक है, ये है क्या? ये है तात्क्षणिक वेग। यहाँ पर मैं वेक्टर लगा दे रहा हूँ, तो यहाँ पर लगाने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप समझ सकते हैं कि ये वेग है। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा? तात्क्षणिक वेग होगा। तात्क्षणिक वेग कैसे? तो जब समय को बहुत ही कम किया जाएगा तो वहाँ पर हमें जो वेग मिलेगा वो तात्क्षणिक वेग कहलाएगा। ठीक है, अब हम अगला टॉपिक देखते हैं। अगला टॉपिक है त्वरण। त्वरण के बारे में देखते हैं। त्वरण होता क्या है? अब अगला टॉपिक है त्वरण। इसको अंग्रेजी में बोलते हैं एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन। ठीक है, इसको अंग्रेजी में क्या बोला जाएगा? एक्सेलरेशन। तो एक्सेलरेशन से एक शब्द निकल के आ रहा है एक्सेलरेटर। 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 एक्सेलरेटर का काम क्या होता है? एक्सेलरेटर का काम होता है कि ये जो वेग या फिर चाल है इसको बढ़ा देगा। क्या हो सकता है? वेग है या फिर चाल है, इसको बढ़ा देगा। तो हम यहाँ पर चाल नहीं कहेंगे, वेग कहेंगे, क्योंकि त्वरण एक प्रकार का सदिश राशि है। अभी मैं इसके बारे में बताऊंगा। तो त्वरण कैसी राशि है? सदिश है। तो इसके साथ हम सदिश का प्रयोग करेंगे। ये कौन सी राशि? अदिश है। ये कैसी राशि? अदिश है। और ये सदिश है। तो सदिश के साथ हम सदिश राशि का प्रयोग करेंगे। तो जब भी हम त्वरण का यूज करेंगे तो वहाँ पर हम वेग बोलेंगे। हालांकि दोनों सेम चीज़ है। ये क्या है? ये अदिश राशि है और ये क्या है? सदिश राशि है। ठीक है, तो एक्सेलरेटर का काम क्या होता है? एक्सेलरेटर का काम होता है वेग को बढ़ा देना या फिर चाल को बढ़ा देना। तो जब भी अगर वेग के साथ अगर त्वरण आ जाएगा, वेग के साथ क्या हो जाएगा? त्वरण आ जाएगा, तो वेग क्या हो जाएगा? वेग परेशान हो जाएगा। वेग क्या होगा? परेशान होगा। इसका क्या मतलब होगा कि अगर त्वरण आ गया किसके साथ? वेग के साथ, तो वेग जो होता है कि परेशान हो जाएगा। परेशान होने का मतलब ये होता है कि
वेग जो होगा कभी कभी बढ़ जाएगा और वेग जो होगा कि कभी कभी घट जाएगा। ठीक है, वेग क्या होगा, कभी कभी बढ़ जाएगा और वेग कभी कभी घट जाएगा। तो अगर हम एक्सेलरेटर को कम कर दें तो वेग घट जाएगा और एक्सेलरेटर को ज़्यादा कर दें तो वेग बढ़ जाएगा। तो ये दोनों डिपेंड कर रहा है त्वरण पे। तो ये जो बढ़ा हुआ है, ये जो बढ़ा हुआ है इस वाले को हम बोलेंगे त्वरण, और ये जो घटा वाला है इसमें वेग घट जा रहा है तो इस वाले को हम बोलेंगे मंदन। इस वाले को क्या बोला जाएगा, इस वाले को मंदन बोला जाएगा। तो अगर वेग घट रहा है तो मंदन और वेग बढ़ रहा है तो त्वरण। अब देखते हैं त्वरण की परिभाषा क्या है। तो त्वरण क्या काम कर रहा है, वेग को कभी तेज कर दे रहा है और कभी कम कर दे रहा है। कौन, त्वरण। तो वेग को क्या कम कर रहा है, कभी तेज कर दे रहा है और कभी कम कर दे रहा है। तो इसकी परिभाषा ये हो जाएगी कि वेग हमेशा बदल रहा है, यहाँ पर कभी तेज हो रहा है कभी धीमा हो जा रहा है। तो वेग बदलने का मतलब होता है कि वेग परिवर्तन की दर त्वरण कहलाता है, त्वरण कहलाता है। ठीक है, समझ में आया। वेग परिवर्तन की दर क्या कहलाता है, त्वरण। आप देख सकते हैं कि वेग यहाँ पर परिवर्तित हो जा रहा है, कभी तेज तो कभी धीमे। इसे किससे दिखाते हैं, तो इसे ए से दिखाते हैं, इसे ए से दिखाते। ठीक है, ये कैसी राशि है, तो यहाँ पॉइंट लिखा देंगे, यह सदिश राशि है, यह सदिश राशि है। यह कैसी राशि है, सदिश राशि। तो अब इसका फार्मूला क्या हो जाएगा, क्या बोला है, वेग परिवर्तन की दर। तो वेग परिवर्तन की दर त्वरण बराबर वेग परिवर्तन बटा समय। अब ये देखा जाए दर का मतलब क्या होता है, दर का मतलब होता है कि ये जो वेग है इसको कौन बदल रहा है, तो किसके रिस्पेक्ट में बदल रहा है, तो यहाँ पर समय के रिस्पेक्ट में वेग बदल रहा है, तो यहाँ पर दर क्या हो जाएगा, समय हो जाएगा। तो त्वरण को हम किससे दिखाते हैं, त्वरण को दिखाएंगे ए से। तो ए इज इक्वल टू डेल्टा भी बाई डेल्टा टी। डेल्टा टी लिख सकते हैं, यहाँ पर समय में भी परिवर्तन हो सकता है, समय तो हमेशा बदलेगा, तो यहाँ पर हम समय में परिवर्तन लिख सकते हैं, समय में परिवर्तन। तो डेल्टा भी बाई डेल्टा टी ये हो जाएगा त्वरण। इसका मात्रक देखा जाए तो मात्रक क्या हो जाएगा, मात्रक होगा मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। ये मात्रक मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर कैसे आया, तो आप देखिए कि वेग का मात्रक क्या होता है, मीटर प्रति सेकंड और बटा सेकंड। जिसका बटा नहीं है उसका हम बटा कर लेंगे, तो इस वाले सेकंड का बटा नहीं तो इस वाले सेकंड का हम बटा कर लेंगे। तो अब होगा क्या, मल्टीपल होगा, तो ऊपर वाले का सबसे नीचे और बीच वाले का बीच में, तो गुणा होकर के m और s का s में गुणा हो जाएगा तो s स्क्वायर बटा। ये इस तरीके से त्वरण का मात्रक निकल गया। आपको त्वरण समझ में आया क्या होता है। तो त्वरण का मतलब होता है कि वेग परिवर्तन की दर, अगर किसी भी चाल के साथ या फिर वेग के साथ त्वरण आ जाएगा तो त्वरण क्या काम करेगा, वेग को बदल देगा। वेग को क्या करेगा, बदल देगा। तो जब भी वेग आएगा तो वेग परेशान होगा। परेशान का मतलब होता है कि ये परिवर्तित होता रहता है। परेशान का मतलब क्या होता है, ये परिवर्तित होता रहता है। ठीक है, होता रहता है, कभी घटेगा कभी बढ़ेगा। तो कौन घटाएगा कौन बढ़ाएगा, तो त्वरण घटाएगा त्वरण बढ़ाएगा। ठीक है, ठीक है। तो अब हम अगले टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं। अगला टॉपिक है गति के समीकरण। गति के समीकरण, तो देखते हैं क्या होता है गति के समीकरण। तो अगला टॉपिक देखते हैं अपना क्या है,
गति के समीकरण। गति के समीकरण देखते हैं, गति के समीकरण क्या होते हैं और कितने होते हैं। तो पहला है v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, ठीक है, v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी। दूसरा है s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। तीसरा है v स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2a यस। और चौथा है एस टी इज इक्वल टू यू प्लस हाफ ए 2t माइनस 1, ठीक है। अब सबको देख लेते हैं कि कौन क्या है, v क्या है, u क्या है, a क्या है, t क्या है, इधर यस क्या है और इधर एस टी क्या है। तो मैं यहाँ पर दिखा दे रहा हूँ, जहाँ जहाँ v क्या है, b है अंतिम वेग, v क्या है अंतिम वेग, u क्या है प्रारंभिक वेग, प्रारंभिक वेग, ठीक है। और a क्या है, a है आपका त्वरण और t क्या है, t है समय। यस क्या है, यस क्या है, यस है दूरी, दूरी बोले या फिर विस्थापन बोले, विस्थापन, दूरी या फिर दूरी और विस्थापन में अंतर क्या है, दूरी और विस्थापन में अंतर है कि दो बिंदुओं के बीच की लंबाई, दो बिंदुओं के बीच की लंबाई क्या है, दो बिंदुओं के बीच की लंबाई कैसे भी हो सकती है, ऐसे भी हो सकती है, ऐसे भी हो सकती है, ठीक है। तो दूरी और विस्थापन में अंतर ये है कि हम केवल दो बिंदुओं के बीच की लंबाई अगर देखी जाए तो उसको हम दूरी कहेंगे। और सबसे शॉर्टकट का मतलब होता है कि न्यूनतम दूरी। तो न्यूनतम दूरी के लिए देखा जाए तो ये आपका हो जाएगा विस्थापन, ये विस्थापन हो जाएगा और ये इसको क्या बोला जाएगा, ये हो जाएगा आपका दूरी, ठीक है। ये क्या हो जाएगा, दूरी। तो दूरी और विस्थापन में अंतर समझ गए। दूरी क्या है, अदिश राशि है, विस्थापन क्या है, सदिश राशि है। अब एस टी क्या है, एस टी है टी वे समय में, टीवें समय में चली गई दूरी, टीवें समय में चली गई दूरी। तो ये है गति के समीकरण, 4 समीकरण होते हैं। अब ये देखना है कि इसकी ज़रूरत क्यों पड़ी, इसकी ज़रूरत क्यों पड़ी। हम साधारणतया चाल बराबर दूरी बटे समय से हल कर सकते थे, दूरी बटा समय, या फिर वेग बराबर विस्थापन बटे समय। तो इससे हम सवाल को सॉल्व कर सकते थे, परंतु गति के समीकरण की क्या आवश्यकता है। तो गति के समीकरण की आवश्यकता इसलिए आई कि ये जो आप देख रहे हैं ये है समान चाल या फिर वेग। ये क्या है, समान चाल या वेग। तो हमने समान चाल और वेग के लिए हमें समान चाल और वेग के लिए इस समीकरण का प्रयोग करना पड़ेगा। और जब भी आपकी चाल या फिर वेग परिवर्ती होगी, चाल या वेग कैसी होगी, परिवर्ती होगी, तो उस समय हम गति के समीकरण का प्रयोग करेंगे, ठीक है। तो गति के समीकरण का कब प्रयोग करना है, जब चाल या वेग क्या हो, परिवर्ती हो। तो परिवर्ती होने का क्या कारण है, जब चाल और वेग परिवर्ती होने का कारण ये है कि उस चाल में क्या होगा, त्वरण होगा। उस चाल में क्या होगा, त्वरण का ही काम है वेग को परिवर्तित करना। त्वरण का काम क्या है, वेग को परिवर्तित करना। तो आप देख सकते हैं कि सभी समीकरण में त्वरण नज़र आ रहा है, सभी समीकरण में क्या नज़र आ रहा है, त्वरण। तो जब भी चाल आपकी असमान हो या परिवर्तित हो तो उस समय हम
गति के समीकरण का प्रयोग करेंगे, ठीक है। और जब चाल आपकी समान हो तो उस समय हम चाल बराबर दूरी बटे का समय का यूज करेंगे, ठीक है। इस तरीके से हम समझ सकते हैं। अब अगला टॉपिक देखते हैं। अगला टॉपिक क्या है कि ये जो 4 समीकरण हैं, अब ये आए कैसे हैं, इनका निगमन कैसे हो सकता है, इनका सत्यापन कैसे होगा, ये देखा जाए। तो 1 बाई 1 सभी को देखते हैं। तो यहाँ पर गति के समीकरण को हम 3 तरीके से सत्यापित करने वाले हैं। गति के समीकरण को कितने तरीके से सत्यापित करने वाले हैं? समीकरण को हम कितने तरीके से सत्यापित करने वाले हैं? 3 तरीके से। तो पहला क्या है? पहला तरीका है बीजगणितीय विधि। बीजगणितीय विधि, ठीक है। पहला क्या है? बीजगणितीय विधि। दूसरा की बात की जाए तो ये है कलन विधि। दूसरा की बात की जाए तो कलन विधि। कलन विधि का क्या तात्पर्य है? कलन विधि का मतलब ये होता है कि इसमें दो तरीके से सॉल्व किया जाएगा। पहला है समाकलन और ये दूसरा है अवकलन, ठीक है। तो हम अवकलन और समाकलन की सहायता से गति के समीकरण को सिद्ध करेंगे। और तीसरा पॉइंट है ग्राफीय विधि। तीसरा क्या है? ग्राफीय विधि। तो हम इसमें ग्राफ बना करके गति के समीकरण को सत्यापित करेंगे। तो सबसे पहला मैं बीजगणितीय विधि लेकर के चल रहा हूँ, उसके बाद से कलन विधि और तब लास्ट में हम ग्राफीय विधि का प्रयोग करेंगे। तो बीजगणितीय विधि से मैं सभी को सत्यापित करके दिखा रहा हूँ, आप ध्यान से देखना। तो गति के समीकरण का सत्यापन कौन से समीकरण का? तो गति के प्रथम समीकरण का, ठीक है। तो मैं यहाँ पर लिख दे रहा हूँ प्रथम समीकरण। तो प्रथम समीकरण है क्या? तो प्रथम समीकरण है v = u + at। ये है। तो इसको कैसे लाया जाएगा? तो इसमें देखा जाएगा कि आखिर इसका कॉन्सेप्ट आया कैसे। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये जो चाल है वो क्या है? परिवर्ती है। चाल क्या है? परिवर्ती है। ये क्या है? अंतिम चाल है और ये क्या है? शुरुआत वाला चाल है। तो जब चाल परिवर्ती है तो इसका मतलब कि इसमें त्वरण है। तो जब भी त्वरण आएगा तो हम इसको त्वरण की परिभाषा से सॉल्व करेंगे। तो जैसे मान लेते हैं कि कोई एक पिंड है, ये गति करते हुए यहाँ तक चला आया। गति करते हुए कहाँ तक चला है? यहाँ तक। तो इनके बीच का अगर मुझे विस्थापन देखना होगा तो विस्थापन कितना होगा? तो मान लेते हैं विस्थापन यस है यहाँ पर, ठीक है। मैं यहाँ पर वेक्टर नहीं दिखा रहा हूँ विस्थापन को, विस्थापन समझेंगे इसको, ठीक है, या फिर दूरी समझ सकते हैं। तो इन दोनों के बीच का विस्थापन कितना है? एस है। और ये जब चलना प्रारंभ किया तो इसका कुछ ना कुछ वेग होगा। तो शुरुआत वाला वेग होगा, तो शुरुआत वाले वेग को हम u से दिखाते हैं। और यहाँ तक आया तो इसके वेग को हम v से दिखाएंगे, अंतिम वेग। तो ये शुरुआत वाला वेग है, ये अंतिम वाला वेग है। जब चलना प्रारंभ किया था तो इस समय कितना हो रहा था? 0। और कुछ दूर चलने के बाद अब समय कितना हो गया? t। यहाँ पर समय 0 कैसे? समय 0 होने का मतलब ये है कि जब आप दौड़ना प्रारंभ करते हैं तो वहाँ पर आप अपने स्टॉप वॉच में देखते हैं कि 0 टाइम बता रहा होगा। उसके बाद से वहाँ से आप मेजर करते हैं कि कितना समय में हमने कितना दूरी तय किया।
ठीक है, अब आगे देखते हैं। तो यहाँ पर चाल क्या है या फिर वेग, यहाँ पर वेग क्या है, परिवर्ती है। तो जब वेग परिवर्ती है तो इसमें त्वरण जरूर है। जब वेग परिवर्ती है तो इसमें क्या है, त्वरण है। तो यहाँ पर मैं लिखूँगा त्वरण की परिभाषा, त्वरण की परिभाषा से। तो त्वरण की परिभाषा क्या है, ए इज इक्वल टू डेल्टा भी बाई डेल्टा टी। क्या यही है, यही है त्वरण, डेल्टा भी बाई डेल्टा टी। तो डेल्टा भी का मतलब होता है, डेल्टा का मतलब होता है परिवर्तन, डेल्टा का मतलब क्या होता है, परिवर्तन। तो किस में परिवर्तन, वेग में परिवर्तन। तो वेग में परिवर्तन। अच्छा, परिवर्तन निकाला कैसे जाता है, तो परिवर्तन निकालने के लिए हम बाद वाला माइनस पहले वाला, ठीक है, बाद वाला माइनस पहले वाला, इस कॉन्सेप्ट का प्रयोग करेंगे। जैसे इसको समझते हैं, ये कैसे है। तो मान लेते हैं कि आपके विद्यालय में एक महीने की शुल्क कितनी है, एक महीने की शुल्क है 500 रुपया, ठीक है। एक महीने की शुल्क कितनी है, 500 रुपया, 500 रुपया प्रति मंथ। अब इस साल क्या हो गया, बढ़ करके ये कितना हो गया है, ये बढ़ करके 550 रुपया हो गया है प्रति मंथ। आप एक मंथ में कितना देंगे, तो 550। पहले आप कितना दे रहे थे, पहले आप दे रहे थे 500, अब कितना देना होगा आपको, 550। परिवर्तन हुआ कि नहीं हुआ, परिवर्तन यहाँ पे। तो यहाँ पर परिवर्तन हुआ, कितने का परिवर्तन हुआ, तो चेक करते हैं। तो परिवर्तन देखने के लिए यहाँ पर बाद वाले में से पहले वाले को घटाया जाता है, तब जाकर के एक्चुअल मान मिलता है। बाद वाले में से पहले वाले को घटाया जाता है, तब जाकर के एक्चुअल मान मिलता है। तो बाद वाला कौन है, ये है। तो यहाँ पर 550 में से हम किसको घटाएंगे, 500 को। अब रिजल्ट क्या आएगा, तो रिजल्ट आएगा 50। तो 50 रुपये की वृद्धि हुई है, 50 रुपये की वृद्धि हुई, ठीक है। तो ये जो मान है, एक्चुअल मान मिलेगा। अगर इसको उल्टा घटा दिया जाए, उल्टा घटाने का मतलब ये होता है कि मैं अगर 500 में किसको घटा दूँ, 550 को घटा दूँ, तो ये रिजल्ट आ गया माइनस का 50। माइनस का 50 ये बताया, माइनस किसको बताता है, माइनस बताता है कमी को। माइनस किसको बताता है, कमी को। तो यहाँ पर कमी तो हुई नहीं है। कमी होने का मतलब होता है कि अगर पहले कितना था, 500, अब कितना हो जाएगा, तो यहाँ पर होना होगा इसको 450 होना, ठीक है। तो ये किसको बताएगा, कमी को बताएगा। लेकिन यहाँ पर क्या हो गया, शुल्क बढ़ गया। तो शुल्क बढ़ने का तात्पर्य है कि हमें एक्चुअल मान पाने के लिए बाद वाले में से पहले वाले को घटाना होगा। अगर ऐसा नहीं करेंगे तो आपका आंसर गलत हो जाएगा। तो इसी तरीके से हम यहाँ पर समझेंगे। तो वेग में परिवर्तन, तो परिवर्तन का मतलब बाद वाला वेग कौन है, पहले वाला वेग कौन है। तो यहाँ पर a इज इक्वल टू बाद वाला वेग माइनस पहले वाला वेग। तो बाद वाला ये है, पहले वाला ये है। तो v माइनस यू बाई बाद वाला समय क्या है, t है, और पहले वाला समय क्या है, 0 है, ठीक है। तो इसको अगर सॉल्व किया जाए तो a इज इक्वल टू v माइनस यू बाई टी। अगर मैं इसको इधर दिखा दूँ तो t को मैं इधर पक्षांतर कर दे रहा हूँ, तो होगा क्या, at, और इधर क्या बच गया, v माइनस यू, यू को मैं इधर पक्षांतर कर रहा हूँ, तो at प्लस यू, माइनस है तो इधर आएगा प्लस हो जाएगा, इधर क्या बचा, v। इसको अब अरेंज कर लिया जाए तो v इक्वल टू यू प्लस at। क्या यही है गति का प्रथम समीकरण। देख सकते हैं कि गति का प्रथम समीकरण आ गया है, ठीक है। अब हम चलते हैं गति के द्वितीय समीकरण का सत्यापन करने। तो मैं यहाँ पर द्वितीय समीकरण लिख दे रहा हूँ। ये क्या है, द्वितीय समीकरण। अब द्वितीय समीकरण को कैसे सिद्ध किया जाएगा, तो द्वितीय समीकरण है क्या,
द्वितीय समीकरण है s इजिकल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। यहाँ पर इस बार क्या दिखा रहा है, इस बार दिखा रहा है विस्थापन को, विस्थापन या फिर इसको हम दूरी कहेंगे। दूरी से ज़्यादा समझ में आएगा क्योंकि दूरी हम ज़्यादा जानते हैं, विस्थापन को बहुत कम। ठीक है, तो मैं दूरी से समझा रहा हूँ आपको। तो यहाँ पर क्या है, विस्थापन है। विस्थापन मुझे कैसे मिलेगा या फिर दूरी मुझे कैसे मिलेगा, तो मुझे एक फार्मूला पता है, चाल बराबर दूरी बटा समय, चाल बराबर दूरी बटा समय, या फिर मैं यहाँ पर वेग बराबर विस्थापन, विस्थापन बटे समय, विस्थापन बटे समय। तो मुझे यहाँ से विस्थापन चाहिए, मैं इसका प्रयोग किया हूँ आपको समझाने के लिए। हम यूज करेंगे इसका वेग का, क्योंकि हम वेग पढ़ रहे हैं। ठीक है, क्या पढ़ रहे हैं हम वेग पढ़ रहे हैं। तो अगर मुझे यहाँ से विस्थापन चाहिए तो विस्थापन इजकल टू वेग इंटू समय, वेग इंटू समय। अब यहाँ पर वेग कैसा है, वेग पहले u था, अब कितना हो गया, v हो गया। तो ये जो वेग है ये परिवर्ती वेग है। कैसा वेग है, परिवर्ती वेग है। तो परिवर्ती वेग होने का मतलब ये होता है कि कभी घट रहा है कभी बढ़ रहा है, इसको परिवर्ती बोला जाएगा। तो कभी घट रहा है कभी बढ़ रहा है, तो ऐसी स्थितियों में हम बीच वाला चीज़ ले लेते हैं। तो बीच वाले चीज़ का मतलब ये होता है कि हम इसका जो घट रहा है और बढ़ रहा है, तो इसका हम माध्य ले लेंगे। तो विस्थापन इज इक्वल टू माध्य वेग इंटू क्या हो जाएगा, समय हो जाएगा। तो माध्य वेग को हम कैसे निकालते हैं, तो माध्य वेग का मतलब होता है कि दोनों को जोड़ करके, क्या है, अंतिम वाला और शुरुआत वाला दोनों को जोड़कर 2 से भाग दे दिया जाएगा। तो यहाँ पर मैं इसी चीज़ को लिख दे रहा हूँ, विस्थापन बराबर माध्य वेग इंटू समय। ठीक है, आप यहाँ पर दूरी भी समझ सकते हैं और यहाँ पर माध्य चाल भी समझ सकते हैं। ठीक है, तो विस्थापन क्या है, विस्थापन दूरी दोनों सेम है और वेग और चाल दोनों सेम है। अंतर क्या है, अंतर है बस सदिश और अदिश का। तो विस्थापन को किससे दिखाएगा, या फिर दूरी को s से, और ये माध्य चाल को कैसे, तो v प्लस यू बाई टू और इंटू टी, इसको हम समीकरण नंबर 1 मान लेंगे। ठीक है, s इजकल टू v प्लस यू बाई टू, ये माध्य निकालने का तरीका होता है, हम दोनों को जोड़ के 2 से भाग दे देंगे, हमारा माध्य निकल जाएगा। अब अगला स्टेप क्या होगा, अगला स्टेप होगा कि हम गति के प्रथम समीकरण का निगमन कर चुके हैं, उसका प्रयोग करेंगे। तो यहाँ पर लिखा जाएगा गति के प्रथम समीकरण से, गति का प्रथम समीकरण क्या है, v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी। क्यों इसमें हम गति के द्वितीय समीकरण का प्रयोग करेंगे, क्यों इसमें गति के प्रथम समीकरण का प्रयोग करेंगे, क्योंकि आप देख सकते हैं कि इसमें भी नहीं है, क्या है, अंतिम वेग नहीं है। तो मुझे अंतिम वेग को गायब करना होगा। तो अंतिम वेग यहाँ पर दिख रहा है, इसको गायब कैसे करेंगे, तो हम यहाँ पर इसके जगह पे गति के प्रथम समीकरण का प्रयोग करेंगे। तो गति का प्रथम समीकरण क्या है, u प्लस ए टी, वी इजकल टू यू प्लस ए टी। तो जहाँ मैं भी देखूँगा वहाँ पे क्या लिखूँगा, u प्लस ए टी। तो जहाँ पे मैं भी देखूँगा वहाँ पे क्या लिखूँगा, u प्लस ए टी। तो ये हो जाएगा s इज इक्वल टू, यहाँ पे क्या लिखने वाला हूँ मैं, u प्लस ए टी। तो ये हो जाएगा u प्लस ए टी। ठीक है, b के जगह पर मैंने क्या लिखा, u प्लस ए टी, और बाकी सब जैसा है वैसे उतार दिया जाएगा। तो ये हो जाएगा u बाई टू और इंटू टी। ठीक है, अब यहाँ पर देख सकते हैं कि यहाँ पर एक u है और यहाँ पर एक और u है, टोटल दोनों मिलकर कितना हो जाएगा, 2u हो जाएगा। ये कितना हो जाएगा, s इज इक्वल टू, आगे
u और u, ये हो जाएगा 2u प्लस AT/2 और इंटू t। ठीक है, t का मल्टीपल कर देते हैं, t का मल्टीप्लिकेशन कर देते हैं, इसमें t का गुणा कर देते हैं। तो s इज इक्वल टू, इसका गुणा करेंगे तो 2ut प्लस AT स्क्वायर हो जाएगा। इसका गुणा इसमें तो 2ut, फिर इसका गुणा इसमें तो AT स्क्वायर बाई 2 हो जाएगा। अब ये जो दो है, दोनों का हर है, दो क्या है, इसका भी हर है और इसका भी हर है, दोनों को अलग अलग कर दिया जाए। तो s इज इक्वल टू 2ut/2 और प्लस AT स्क्वायर बाई 2। ठीक है, ये 2 से 2 कट जाएगा। अब बचेगा क्या, s इज इक्वल टू, यहाँ पे क्या बचा, ut बचा, अब जो बचा है लिख देते हैं। तो s इज इक्वल टू, यहाँ पे क्या बचा, ut, और इसमें से 1/2 को मैं खींच ले रहा हूँ, तो 1/2 हो जाएगा, बचेगा क्या, तो ये हो जाएगा AT स्क्वायर। यही है गति के द्वितीय समीकरण, यही है गति का द्वितीय समीकरण। हम गति के 2 समीकरण का सत्यापन कर चुके हैं, अब चलते हैं तीसरे की तरफ। तो तीसरा का कैसे हो सकता है सत्यापन, तो तीसरा देखिए, तीसरा है v स्क्वायर इज इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2as। इसमें भी आपको दूरी दिख रहा है, दूरी दिख रहा है, इसमें क्या दिख रहा है, दूरी दिख रहा है, और इसमें समय नहीं दिख रहा है, समय नज़र नहीं आ रहा है। तो इसमें हमें क्या करना होगा कि समय को गैप करना होगा। तो समय को गैप करने के लिए कॉन्सेप्ट सेम वही रहेगा, यहाँ पर कॉन्सेप्ट सेम वही रहेगा, अंतर क्या, थोड़ा सा हमें चेंज करना होगा, यहाँ पर समय को हम गैप करना होगा। तो समय को गैप करेंगे कैसे, तो समय को गैप करने के लिए हम यहाँ से समय का मान निकाल के इसमें रखेंगे और हमारा गति का तृतीय समीकरण भी हल हो जाएगा। तो जो मैटर है वही सेम रहेगा। मैं इसको आगे हल कर रहा हूँ, यहाँ से तो ये क्या है, तृतीय समीकरण, गति के तृतीय समीकरण। तो यहाँ से मैं क्या करूँगा कि u को इधर कर लूँगा, तो v माइनस यू इज इक्वल टू AT, और मुझे यहाँ से t का मान चाहिए। तो t का मान के लिए मैं करूँगा a को पक्षांतर, तो v माइनस यू बाई a इज इक्वल टू t। तो यहाँ से t की वैल्यू कितनी निकल के आई, तो t इज इक्वल टू v माइनस यू बाई a, v इज इक्वल टू t इज इक्वल टू v माइनस यू बाई a। अब जहाँ मैं t देखूँगा वहाँ पे क्या लिखूँगा, v माइनस यू बाई a। तो t का मान समीकरण 1 में, t का मान समीकरण 1 में, तो समीकरण 1 यही है, मान रखते हैं। तो s इज इक्वल टू v प्लस यू बाई 2 और इंटू t के जगह पे क्या रखना है, v माइनस यू बाई a। ठीक है, अब गुणा कर दिया जाए। तो गुणा करने के लिए s इजकल टू v प्लस यू, और ये हो जाएगा v माइनस यू, और इसका गुणा करेंगे तो 2a हो जाएगा। इसका फार्मूला देखिए, एक क्वेश्चन में a प्लस बी और दूसरे क्वेश्चन में a माइनस बी, इसका फार्मूला क्या हो जाता है, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ठीक है, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो यहाँ पर एक क्वेश्चन में a प्लस बी, दूसरे क्वेश्चन में a माइनस बी। तो s इजकल टू v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर बाई 2a। ठीक है, 2a को मैं इधर पक्षांतर कर दूंगा तो होगा क्या, 2a यस इजकल टू v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर। यू स्क्वायर को मैं इधर पक्षांतर कर दूंगा तो 2as, और ये प्लस हो जाएगा, इधर माइनस है तो इधर आके प्लस हो जाएगा, तो ये यू स्क्वायर बचा क्या, v स्क्वायर। अब इसको अरेंज कर लिया जाए तो v स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। ये है हमारा गति का तृतीय समीकरण। ठीक है, तो द्वितीय समीकरण से ही आधारित है ये, बस यहाँ पर चेंजिंग कहाँ किया गया है, चेंजिंग यहाँ पर किया गया है कि यहाँ से हमें t की वैल्यू निकाल करके
समीकरण नंबर 1 में रखना है, उसके बाद से हमें गति का तृतीय समीकरण मिल जाएगा। ठीक है, तो समझ में आया। अब बचा कौन, चौथा, तो उसको मैं अगले वाले वीडियो में सॉल्व कर दूंगा। ठीक है।